नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे इस बुलेटिन में। और आज बिल्कुल ये भूल जाइए कि संडे का दिन है, यानी कि छुट्टी का दिन है। सरकार ने आज छुट्टी के दिन आईएएस अफसरों का ट्रांसफ़र किया है। 22 ऑफिसर्स की लिस्ट है, 17 उसमें आईएएस हैं, 3 जिलों के डीसी बदले गए हैं। और दूसरी तरफ आज सरकारी भर्तियों के नए फार्मूले को लेकर एक बड़ी अपडेट है, जिसको हम आज आपको जानकारी देंगे। साथ में आपको ये बताएंगे कि हिमाचल में कॉन्ट्रैक्ट पर जो अब नियुक्तियां चल रही थी, कॉन्ट्रैक्ट पर 2003 से लेकर 2025 तक जो भर्तियां हो रही थी, उन कॉन्ट्रैक्ट की नियुक्तियों का अब आगे क्या होने वाला है, उनका भविष्य क्या है। पिछले कल जब राज्य सरकार की तरफ से 2-3 ऑर्डर रेगुलराइजेशन और कॉन्ट्रैक्ट की नियुक्तियां रोकने को लेकर हुए, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, जो हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी लेने की कोशिश की। बड़े सारे मैसेज हमें मिले और इन मैसेज के आज जवाब आपको देंगे। साथ में आपको बताएंगे कि जो राज्य सरकार ने नया फॉर्मूला नौकरियों का लाया है वो कौन सा है, उस फॉर्मूले से कॉन्ट्रैक्ट की नियुक्तियों का क्या होगा, इस पे डायरेक्ट असर अभी क्या है और आने वाले दिनों में क्या क्या बदलाव इसमें होने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने युक्तिकरण का एक ऑर्डर खुद बदल दिया है। ये पहले नोटिफिकेशन हुई थी और ट्रांसफर ऑर्डर इसमें हुए थे और अब इसमें एक कड़ी बची थी, उसको भी चेंज कर दिया है। उसकी जानकारी आपको देंगे। संडे को सबसे बड़ा जो फेरबदल हुआ है उसकी बात करेंगे। कैबिनेट की बैठक भी आ गई है। रिटायरमेंट एज को लेकर एक मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री के साथ, उसकी बात करेंगे। टीचर्स पर कल सस्पेंशन हुई थी, जो प्राइमरी टीचर फेडरेशन के लोग थे, और आज एफआईआर हो गई है। तो इन दोनों मामलों को आपको बताएंगे ये पूरी बात क्या है, और बाकी जो अपडेट हैं वो भी एक साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे इसी बुलेटिन में। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण ये है कि अभी जो प्रेसिडेंट का विजिट होने वाला है शिमला का, उस विजिट को लेकर भी कुछ अपडेट्स अब आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि राष्ट्रपति साल में एक बार गर्मियों के दौरान शिमला आती हैं, क्योंकि राष्ट्रपति निवास शिमला में है और इसके अलावा दिल्ली में है और एक हैदराबाद में है। तो इसीलिए कुछ चेंजेस इसको लेकर हुए हैं, वो बात करेंगे। राष्ट्रपति निवास को खोल दिया गया था आम लोगों के देखने के लिए, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है। एक बात यह है, और दूसरी बात है जो मौसम के अपडेट को लेकर है, जो अलर्ट अभी हमारे सामने है। लेकिन आज सबसे बड़ी खबर है जो भर्तियों के नए फॉर्मूले की, और राज्य सरकार बैंकों की तरह का एक नया फॉर्मूला ला रही है। इस फॉर्मूले को लेकर अभी लॉ और पर्सनल के बीच में क्या क्या डिस्कस हुआ है और कैबिनेट की किस बैठक में इसको ले जाया जा रहा है, ये सबसे बड़ी अपडेट इसमें रहने वाली है। इन दोनों चीज़ों को आपको आज बताएंगे इस बुलेटिन में। और शुरुआत कर रहे हैं हम मौसम से। अगर कोई क्वेरी आपको कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो, वैसे व्हाट्सएप के जरिए जो हमें क्वेरीज मिली थी नई भर्ती पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्ट की नियुक्तियों को लेकर, वो हमने आज प्रिंट ले लिए हैं, वो आपके साथ रिप्लाई में साझा करेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इससे पहले कि आपको आज के जो तबादले हैं उनकी जानकारी दें, पहले मौसम की अपडेट बता दें। ड्राई वेदर रहने वाला है अगले 4 दिन में और लगभग 3 मई तक ये प्रक्रिया चलेगी। इस कारण जो अब मिनिमम टेम्परेचर है और मैक्सिमम टेम्परेचर है, ये दोनों अब ग्रेजुअली इंक्रीज होंगे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस। अगले 4-5 दिनों में गर्मी आपको सताएगी। ऊना जिला में वैसे ही पिछले कल ही एक रिकॉर्ड बन गया था और अब ये क्रम आगे उसी तरह से चलेगा। इससे पहले कि हम अगले मसले इसमें लें, पहले आपको अफसरों की ट्रांसफ़र की लिस्ट बता दें, क्योंकि इसको लेकर बड़े सारे लोग जानकारी पहले मांग रहे हैं। ये ऑर्डर आज हुआ है और इसमें देखिए डॉक्टर निपुण जिंदल, जिनको डायरेक्टर आयुष थे और डिजिटल यानी कि IT डिपार्टमेंट का चार्ज था, और MD HRTC थे, इनको अब डायरेक्टर IT लगाया गया है और जो HRTC के MD हैं वो ये रहेंगे। तो इनसे आयुष डिपार्टमेंट वापस लिया गया है। बिलासपुर के DC आबिद हुसैन सादिक, इनको बिलासपुर से बुलाकर शिमला में MD पावर कॉरपोरेशन लगाया गया है। इनको राकेश कुमार प्रजापति से चार्ज वापस ले लिया गया है। इनको एडिशनल चार्ज मिला था प्रजापति को जब विमल नेगी की डेथ हुई थी, और क्योंकि MD के पद पर वहाँ हरिकेश मीणा थे, उन पर आरोप लगे थे, फिर उनको वहाँ से हटा
हटा दिया गया। मीणा ने ज्वाइन किया उसके बाद पर्सनल डिपार्टमेंट में, और अभी उनकी सैलरी नहीं निकली है। उस सैलरी को निकालने को लेकर अब हिप्पा के साथ डायलॉग चल रहा है। तो फिर वो वहां है, उनकी पोस्टिंग अलग से होगी। इस लिस्ट में मीणा का नाम नहीं है, लेकिन जो उनकी जगह आबिद हुसैन सादिक को लगाया गया है। रोहित जमवाल जो डायरेक्टर पब्लिक फाइनेंस और पब्लिक एंटरप्राइजेज में है, स्पेशल सेक्रेटरी यहां पर, और एडिशनल चार्ज इनके पास डायरेक्टर ट्रेजरी और लॉटरीज का था। इनको अब एमडी एचपी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का चार्ज भी इनके पास था, तो इनको अब लगाया गया है डायरेक्टर आयुष। सिर्फ डायरेक्टर आयुष अब ये होंगे। और इनके पास जो अभी एक कैबिनेट सब कमेटी चल रही है करुणामूलक भर्ती की, वो काम भी इनके पास था, तो अब इनको डायरेक्टर आयुष लगाया गया है। प्रदीप कुमार ठाकुर ये सेटलमेंट ऑफिसर शिमला डिवीजन के थे, इनको एमडी नेशनल हेल्थ मिशन में लगाया गया है। इसके बाद प्रियंका वर्मा जो एमडी नेशनल हेल्थ मिशन में थी, इनको डीसी सिरमौर भेजा गया है। इनका बड़े दिनों से ड्यू था, बहुत दिनों से पेंडिंग था ये मामला, और इनके बैच के 2015 बैच में बड़े कम लोग बचे थे जो वहां जिनको डीसी के तौर पे जाना था। रीमा कश्यप जो एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन में एमडी हैं, ये शिमला के डीसी अनुपम कश्यप की वाइफ हैं। इनको अब लगाया गया है डायरेक्टर लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर में शिमला में, और साथ में सेक्रेटरी एकेडमी एंड आर्ट एंड कल्चर लैंग्वेज वाली। सुमित खिमटा जो डीसी सिरमौर थे, इनको लगाया गया है डायरेक्टर एम्पावरमेंट ऑफ एससी ओबीसी माइनॉरिटीज एंड स्पेशली एबल्ड ई सोमसा में शिमला में। राहुल कुमार जो डीसी लाहौल स्पीति थे, इनको लगाया गया है डीसी बिलासपुर। और जफर इकबाल जो कमिश्नर धर्मशाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, इनको एमडी कोऑपरेटिव बैंक धर्मशाला का, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक धर्मशाला का काम एमडी का चार्ज दिया गया है। आदित्य नेगी को इस एडिशनल चार्ज से मुक्त कर दिया गया है। किरण बढ़ाना जो ई सोमसा में अभी डायरेक्टर थी, इनको डीसी लाहौल स्पीति भेजा गया है, 2016 बैच की आईएएस हैं। पंकज ललित जो डायरेक्टर एलएसी हैं, इनको अब लगाया गया है, देखिए इनके पास एडिशनल चार्ज डायरेक्टर वुमेन एंड चाइल्ड का था, अब इनको डायरेक्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लगाया गया है। रितिका आईएएस हैं, डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड हैं धर्मशाला, इनको एज कमिश्नर धर्मशाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भेजा गया है, और ये एडिशनल चार्ज इनके पास स्मार्ट सिटी का भी वहां रहेगा। ओमकांत ठाकुर ये एसडीएम मंडी थे, इनको एडीसी लगाया गया है बिलासपुर में। अभिषेक कुमार गर्ग ये एसडीएम बिलासपुर थे, इनको एडीसी लगाया गया है हमीरपुर में। और विजय वर्धन जो इनको लगाया गया है, इनकी ये थे रोहड़ू में इनको मेले के बीच में बदल दिया गया था, तो इनको लगाया गया है सेक्रेटरी एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला में। ये एक नई पोस्टिंग इनको दी गई है। रुपिंदर कौर ये आईएएस हैं 2021 बैच की, इनका भी इंतजार था, इनको एसडीएम मंडी लगाया गया है। और इसी बैच की आईएएस डॉक्टर राजदीप सिंह हैं इसी बैच के, इनको एसडीएम बिलासपुर भेजा गया है। पिछला जो ऑर्डर एचएएस का हुआ था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है 5 लोगों की। पंकज शर्मा जीएम एडमिनिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट एसपीवी शिमला स्मार्ट सिटी, इनको एडीएम लॉ एंड ऑर्डर शिमला लगाया गया है। मनीष कुमार सोनी ये असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर शिमला डिवीजन थे, इनको आरटीओ कांगड़ा लगाया गया है। मनोज कुमार थर्ड ये प्रेजेंटली एसडीएम देहरा इनको भेजा था, तो इनकी जगह अब इनको भेजा है एसडीएम उदयपुर। और जो अमित कलथाइक जिनको पहले एसडीएम आनी भेजा था, इनको अब एसडीएम रिकांगपिओ भेज दिया है। कुलवंत सिंह पोटन इनको पहले एसडीएम सुजानपुर भेजा था, अब इनको एसडीएम देहरा किया है। और संजीत सिंह जिनके पास चार्ज था एसडीएम सुजानपुर का, वो अभी तक वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये ऑर्डर जो है वो एचएएस को लेकर है। ये आज जितने ऑर्डर हुए हैं मैंने आपको एक बार बता दिए। अब इसके बाद बात करेंगे अगले मसलों की। देखिए, राष्ट्रपति निवास को बंद कर दिया गया है विजिटर्स के लिए शिमला में, और बंद इसलिए किया गया है क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिमला आ रही हैं, और इनका टेंटेटिव दौरा अभी 4 से 8 मई का शिमला का है, जिस दौरान ये बीच में एक बार केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी, और बाकी इनके लोकल
लोकल दौरे हैं। 28 अप्रैल से 12 मई तक राष्ट्रपति निवास द रिट्रीट मशोबरा को छराबड़ा को बंद कर दिया गया है विजिटर्स के लिए। अब लोग वहां नहीं जा पाएंगे, तो इसीलिए अब ये एक सूचना ये थी लोगों के लिए जो राष्ट्रपति निवास जाते हैं। 33 करोड़ की ठगी साइबर फ्रॉड में हिमाचल में पिछले 4 महीनों में हो गई है। 2025 का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। 1 जनवरी से 22 अप्रैल तक टोटल कंप्लेंट 5,695 आई हैं और मनी इन्वॉल्व है जो ठगी का वो 33 करोड़ 36 लाख है। इसमें से मनी जो होल्ड किया गया है वो 6 करोड़ 75 लाख है। 20% ही होल्ड कर पाए साइबर क्राइम वाले, और बाकी ये 4 महीनों के अंदर 33 करोड़ की ठगी है। आप इस गंभीरता को समझ सकते हैं। इसीलिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से लेकर जो फ्रॉड्स बाकी हो रहे हैं, चाहे वो मोबाइल के ज़रिए हों, चाहे ईमेल के ज़रिए हों, चाहे किसी और माध्यम से हों, उन पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। टोटल जो शिकायतें मिल रही हैं साइबर हेल्पलाइन पर 4 महीनों पर मंथ 18,445 शिकायतें आ रही हैं। पर डे 670 शिकायतें आ रही हैं। और ये सारा डाटा जो अभी हमारे सामने है ये हैरान करने वाला है, और इसको लेकर चिंता होनी चाहिए सभी लोगों में, और अलर्ट भी सभी लोगों को होना चाहिए ताकि और लोगों के साथ ठगी ना हो। प्रमोशन पर एक ऑर्डर हुआ है हिमाचल हाई कोर्ट का। सभी कर्मचारियों को इस तरह के मामलों की सूचना चाहिए, इसलिए हम इस बुलेटिन में इसको ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी संघ की ये पिटीशन हिमाचल हाई कोर्ट में थी, और जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुशील कुकरेजा का डीवी था इसमें। और इसमें कोर्ट ने यह कहा है कि प्रमोशन कर्मचारियों के लिए मौलिक अधिकार नहीं है, इसीलिए प्रमोशन के लिए पात्रता तय करना राज्य या केंद्र सरकार का क्षेत्राधिकार है, जिसमें कोर्ट बीच में इंटरवीन नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये प्रमोशन के मामलों में आप लोग ये समझ लें कि प्रमोशन जो है ये कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि प्रमोशन मौलिक अधिकार नहीं है। जिस तरह से बाकी मौलिक अधिकारों के लिए कर्मचारी कोर्ट जाते हैं, प्रमोशन के लिए नहीं जा सकते। और प्रमोशन की जो शर्तें हैं, पात्रता है या प्रक्रिया है, उसको लेकर राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास अधिकार है और वो उस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। सस्पेंशन और ट्रांसफर को लेकर या जो शिक्षकों पर एफआईआर है, ये एक साथ आपको बता दें क्योंकि ये मामला कल से चल रहा है सब जगह। हुआ ये कि कल प्राथमिक शिक्षक संघ ने चौड़ा मैदान में धरना दिया था। इनके पास लाल पानी के लिए इन्होंने परमिशन मांगी थी, इनको परमिशन नहीं मिली। फिर इन्होंने चौड़ा मैदान के लिए परमिशन मांगी, वहां भी परमिशन नहीं मिली। उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पुलिस को फिर से शिकायत की कि बिना परमिशन के अगर धरना दिया है तो एफआईआर होनी चाहिए। शिमला पुलिस ने उस बात को मानते हुए एफआईआर कर दी है। 800 से 900 टीचर्स पर ये एफआईआर हुई है और इसमें यातायात में बाधा उत्पन्न कर आम जनता को परेशान करने के आरोप लगाए हैं। जबकि हमने जब इनका लाइव भी किया था तो तब भी जो साथ में रोड था वो थ्रू था, उसमें से गाड़ियां चल रही थी और इनके लिए जो बैरिकेडिंग थी वो सड़क को छोड़कर ही बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन फिर भी एफआईआर इनके खिलाफ हो गई है। दूसरी तरफ राज्य सरकार या शिक्षा विभाग ने कल ही 6 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया था। इसमें से 4 तो पदाधिकारी हैं जो इसी उसके हैं संगठन के हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष इनके जगदीश शर्मा भी हैं, एक संजय हैं हेड टीचर, फिर प्रताप ठाकुर हैं और राम सिंह राव हैं। इसके अलावा रणवीर चौहान ये जेबीटी हैं और एक दलवीर सिंह हैं, ये दूसरे जेबीटी हैं। हालांकि जो रणवीर चौहान और जो दलवीर सिंह हैं ये दूसरी तरह से सस्पेंड हुए हैं। ये बेसिकली कुपुई के शिलाल स्कूल में पोस्टेड थे। वहां जब छापा मारा गया तो पता लगा कि स्कूल बंद कर दिया था, बच्चों को घर भेज दिया था। और जब छापा मारा वहां पर बीईओ कुपुई ने, तो पता ये लगा कि विदाउट इंटीमेशन स्कूल को बंद कर दिया गया और बच्चे वहां नहीं थे, कमरों में ताले लगे हुए थे और टीचर जो थे वो वहां नहीं थे। मतलब हो सकता है ये धरने में आए हों, वो कंफर्मेशन अभी नहीं है। लेकिन इनको सस्पेंड करने के बाद इनका जो हेडक्वार्टर है वो डोडरा क्वार शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब इनको डेली डोडरा क्वार के इस हेडक्वार्टर में अब पेश होना होगा और उसके बाद सरकार आगे इन चीज़ों को करेगी। हालांकि इस सस्पेंशन के बावजूद इन टीचर्स ने लाल पानी में जो स्कूल निदेशालय का वो मुख्यालय है वहाँ
पर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया, कल भी थे आज भी हैं। और कुछ और संगठनों ने भी, साइंस मास्टर एसोसिएशन ने और एक डॉक्टर जो पुंडीर हैं मामराज पुंडीर, उन्होंने जाके उनसे आज बात की है और कई और संगठनों ने उनको समर्थन भी दिया है और ये कहा है कि ये फैसला गलत है। इसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ भी शामिल है, हपुटवा। इन्होंने भी कहा कि ये सरकार का फैसला गलत है क्योंकि ये कर्मचारियों की आवाज को दबाने की कोशिश है। लेकिन ये सारे मामले इस तरह से हुए हैं और अभी एक चीज जो है, सस्पेंशन हो गई, एफआईआर हो गई, अब ट्रांसफर बाकी है। और कल या परसों में आप ये ऑर्डर भी देख पाएंगे जो ट्रांसफर को लेकर हैं। इनकी ट्रांसफर भी राज्य सरकार करने वाली है। जिस तरह की तैयारी चल रही है, जो हमारे पास सूचना है उसके मुताबिक जो पदाधिकारी इनके हैं उनकी ट्रांसफर भी होने वाली है। और दूसरी जो तीसरी कार्रवाई एक जो रह गई है वो है जो ऑनलाइन काम नहीं करेंगे, मिड डे मील का ना काम नहीं करेंगे, उनके लिए जो कंपल्सरी रिटायरमेंट को लेकर एक प्रोसेस इनिशिएट करने को लेकर ऑर्डर किए गए हैं, वो एक अलग मैटर है। अब अगली बात करते हैं और अगला जो मामला है वो रिटायरमेंट एज को लेकर बैठक का है। देखिए, एक जेसीसी की अभी मीटिंग करने को लेकर राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का दूसरा धड़ा, जो एजुकेशन डायरेक्टरेट से ही आते हैं, त्रिलोक ठाकुर, वो मुख्यमंत्री से शिक्षा मंत्री के साथ मिले हैं और इन्होंने इस मुलाकात में कहा कि राज्य सरकार सेवानिवृत्ति की आयु को 58 से 59 वर्ष जल्दी करे क्योंकि इससे सरकार को फायदा होगा। और दूसरा, जो पेंशनरों के लिए कम्यूटेशन रोकने की बात है उसको बिल्कुल ना करे और जो नियमित भर्तियां हैं वो ही की जाएं, कॉन्ट्रैक्ट की जो बात चल रही है उसको खत्म करके। तो ये बातें इन्होंने कही हैं। कर्मचारियों की मांगों पर जेसीसी की बैठक जल्द होगी, ये आश्वासन इनको मुख्यमंत्री ने दिया है, ये दावा त्रिलोक ठाकुर ने किया है। और जहां तक बात शिक्षा निदेशालय को बदलने की है तो मुख्यमंत्री ने इनको बताया कि ये महज अफवाह है कि शिक्षा निदेशालय को हमीरपुर बदल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है और ना ही ऐसा सरकार ने कोई ऑर्डर किए हैं। तो ये मामला जो शिक्षा निदेशालय को लेकर है वो भी इसमें क्लियर हो गया। हालांकि रिटायरमेंट एज को लेकर जिस तरह से फाइनेंस ने कहा था कि अप्रैल में ही डिसीजन ले लिया जाए ताकि 30 अप्रैल की रिटायरी जो है उनको लेकर जो इसमें वो करना है, डेलीगेट जो फाइनेंशियल लायबिलिटी हमने डेफर करनी है वो इसमें फायदा हो जाए, वैसा शायद होता हुआ अभी दिख नहीं रहा है। दूसरी तरफ बिजली बोर्ड में अलग तरह की चिंता है। बिजली बोर्ड में सेवा शर्तें बदलने से बिजली बोर्ड के कर्मचारी आशंकित हैं और वहां जो इंजीनियर और कर्मचारी हैं उनकी तरफ से अभी तक कोई विकल्प नहीं आया है। सरकार ने उनको ऑफर किया है कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई विकल्प भी नहीं है और चिंता अलग तरह की वहां पर अभी है। जहां तक बात है शिक्षकों को लेकर, तो सोमवार को जनरल हाउस जो है वो गैर शिक्षकों का बुलाया गया है। ये शिक्षा निदेशालय में होगा। ये जानकारी त्रिलोक ठाकुर का जो संघ है उन्होंने दी है। हालांकि इसका सब्जेक्ट क्या होगा वो उसी दिन पता चलेगा कि इसमें क्या क्या बातें डिस्कस होती हैं। बात करेंगे कैबिनेट की। देखिए, कैबिनेट लंबे समय से हुई नहीं है और अभी जो तैयारी चल रही है, मैं आईएएस अधिकारियों के बीच में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं उनके बीच में जो तैयारी चल रही है वो चल रही है 30 अप्रैल की। अब बैठक होती है या नहीं, लेकिन 30 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक की तैयारी चल रही है। मान लीजिए इसमें भी अगर रिटायरमेंट एज को लेकर मसला लगता है तो भी डिसीजन सेम डे होना मुश्किल है। तो ये जो चीज़ें हैं, अब बहुत सारे फैसले पेंडिंग हैं जो होने हैं। कैबिनेट सब कमेटी जो मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बनाई थी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन वाली, उस पर फैसले होने बाकी हैं जिसमें बड़े सारे मैटर अभी पेंडिंग हैं। लेकिन इस कैबिनेट में होते हैं या नहीं वो आपको बताएंगे और साथ में बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट वाली भी, जब आगे ये सब्जेक्ट साथ में आएगा। अब अगली बात है वो है जो 3 जिलों के डीसी बदले, वो मैंने आपको बता दिया। संडे के दिन बड़ा फेरबदल वो हम बात कर चुके हैं। लेकिन सीएम ने युक्तिकरण का ऑर्डर बदला है, वो बात आपको बतानी है। देखिए, मुख्यमंत्री ने एक आज डायरेक्शन ये दी है कि जो युक्तिकरण के ऑर्डर हुए थे उनमें उन लोगों को लेकर ऑर्डर नहीं हो पाया था जो जिन्होंने ज्वाइन कर दिया था। आपको याद होगा टीजीटी के मामले में 450 टीचर्स के ऑर्डर हुए थे और 450 टीचर्स के ऑर्डर होने के बाद
फिर 3 दिन का समय इनको ज्वाइन करने के लिए दिया गया था सामान्य क्षेत्रों में, और कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, कुछ ने नहीं किया था। फिर मुख्यमंत्री अहमदाबाद से वापस आए, उन्होंने इस लिस्ट को होल्ड कर दिया। होल्ड करने के बाद जो ज्वाइन कर चुके थे वो वहां फंस गए और बाकी रह गए। अब मुख्यमंत्री ने युक्तिकरण के बाद ज्वाइन कर चुके टीजीटी को भी राहत देने का फैसला किया है, और जो अध्यापक तबादला आदेश के बाद ज्वाइन कर गए थे उनके आदेश भी स्थगित हो जाएंगे और वो अपने पिछले स्टेशन पर वापस आके ज्वाइन कर सकेंगे। जिन्होंने नए स्टेशन पर ज्वाइनिंग नहीं दी थी उनके लिए ऑर्डर हो गया था, और उसके बाद जिन्होंने ज्वाइन कर लिया था उनको लेकर ऑर्डर नहीं हुए थे, इसीलिए इनको स्थगित किया जा रहा है। 7 अप्रैल को ये आदेश हुए थे और 7 अप्रैल के ऑर्डर के बाद अब जाके इसमें करेक्शन हुआ है। 5 दिन का टाइम इनको ज्वाइनिंग के लिए दिया गया था। ये युक्तिकरण के ट्रांसफर सरप्लस होने के बाद हुए थे, और अब इसमें अध्यापकों के ट्रांसफर ऑर्डर की नए सिरे से लिस्ट जारी करने के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। अब मतलब इसमें 2 चीजें साफ हैं। एक बात ये कि जो पहले जिन्होंने ज्वाइन किया है वो वापस आ जाएंगे, पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि अब नए सिरे से ये लिस्ट निकलेगी, जिसको लेकर अभी थोड़ा इंतज़ार की ज़रूरत है, और इसको लेकर अभी भी जो लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। कई टीचर्स भी इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ को ये लग रहा था कि जो ये ऑर्डर हैं इसके बाद ये हो गया है कि अब इनको दोबारा ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ज्वाइन तो क्या युक्तिकरण तो दोबारा भी होगा, और उसको लेकर जो प्रक्रिया चल रही है वो नए सिरे से ऑर्डर निकलेंगे। लेकिन शास्त्री को लेकर एक और ऑर्डर हुआ, शास्त्री ट्रांसफ़र को लेकर, और इसमें यह कहा गया है कि 23 और 24 तारीख के जो C&B टीचर्स को लेकर ऑर्डर हुए थे, इसमें LT भी होंगे शायद, उनमें तभी इंप्लीमेंट करे विभाग इसको जब 3 साल उस टीचर का पूरा होगा, खासकर जो जिनको लेकर ट्रांसफ़र ऑर्डर निकले हैं। तो ये दूसरी बड़ी अपडेट इसमें है। अब अगली बात करेंगे, और जो अगली बात है वो है सरकारी नौकरी की नई पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्ट का अब क्या होगा। बड़े सारे लोग इसके लिए क्वेरीज दे रहे हैं। हमने कुछ प्रिंट लिए हैं, ये 12-13 पेज इसके प्रिंट के हैं, जो क्वेरीज जो अलग अलग इस बारे में चाह रहे हैं। लेकिन पहले आपको बताएंगे कि सरकार की पॉलिसी है क्या, और जो ड्राफ्ट बन रहा है कार्मिक विभाग में और लॉ डिपार्टमेंट के साथ आपस में डिस्कशन में, वो ड्राफ्ट नई पॉलिसी का क्या है। आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म से या कुछ चीज़ें जो हैं वो मिल रही होंगी। कुछ लोगों ने इसका नाम बदल दिया जबकि पॉलिसी कुछ और है। कुछ लोगों ने इसको गुजरात मॉडल से जोड़ दिया, लेकिन गुजरात मॉडल से जोड़ने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि वो ऑलरेडी लीगल दिक्कतों में फंसे हुए हैं गुजरात वाले भी। तो ओवरऑल सच्चाई क्या है वो आप एक बार देख लें, उसके बाद आपको ये सबक भी हो जाएगा। जो लोग बाकी प्लेटफॉर्म्स की सूचनाओं पे भरोसा करते हैं और बाद में उनकी कटिंग हमें भेज के उसकी एग्जैक्ट जानकारी मांगते हैं, ये हमारा काम वैसे नहीं है। जो ये चीज़ें फैलाते हैं उन्हीं से एग्जैक्ट जानकारी आपको मांगनी चाहिए। लेकिन हम अपने व्यूअर्स के लिए ज़रूर ये क्लैरिटी करना चाहेंगे कि जो अभी जो ड्राफ्ट बना है नई भर्तियों को लेकर कॉन्ट्रैक्ट की जगह, वो क्या है, उस ड्राफ्ट को लेकर सरकार कब तक फैसला लेने वाली है। उस फैसले को लेने के बाद जो प्रेजेंटली सिस्टम हमारा चल रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें क्या क्या बदलाव होंगे। जिन लोगों की नियुक्तियां हो गई हैं उन पे क्या बदलाव होगा, जिनकी अभी नहीं हुई हैं उन पे क्या होगा, और जो रिक्विजिशन भर्ती आयोगों में गई हैं उनका क्या होगा। ये सारी चीजें हैं। पहली बात ये कि जो राज्य सरकार का कार्मिक विभाग एक नया ड्राफ्ट बना रहा है, वो इसलिए बना रहा है कि 2003 से जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी हिमाचल में लागू थी, उसको 20 फरवरी 2025 को सरकार ने नया कर्मचारी एक्ट आने के बाद नल एंड वॉइड कर दिया है। तो वो पॉलिसी अब एग्जिस्ट नहीं कर रही। जब वो पॉलिसी नहीं एग्जिस्ट कर रही तो भर्ती के लिए एक नई पॉलिसी बनानी होगी। सरकार ने जो ड्राफ्ट बनाया है कार्मिक विभाग ने, वो ड्राफ्ट बनाया है प्रोबेशनरी रिक्रूटमेंट्स का। ये प्रोबेशनरी भर्तियों का ड्राफ्ट है। आप एग्जैक्ट शब्द है प्रोबेशनरी भर्तियों का, जिसमें एक सर्टन टाइम पीरियड के
के लिए फिक्स सैलरी पर कर्मचारी को रखा जाएगा। इसको एंट्री लेवल पोजीशन का दर्जा दिया जाएगा, एंट्री लेवल पोजीशन माना जाएगा इसको, और इसमें एक इवैल्यूएशन पीरियड रखा जाएगा। उस इवैल्यूएशन पीरियड के दौरान कर्मचारी की परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाएगा। इस इवैल्यूएशन पीरियड में आप जो कर्मचारी है वो किसी भी तरह की नाराजगी के लिए धरना प्रदर्शन या बाकी सारी चीजों में भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता। यह भी बात इसमें मैं पहले आपको बता दूं। दूसरी बात यह कि जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट इसका बीच में एक इसका पार्ट रखा गया है, मैं ये उस ड्राफ्ट की बात कर रहा हूं जो अभी लॉ के साथ डिस्कस हो रहा है। और इसमें जो प्रोबेशनरी रिक्रूटमेंट है, इसमें देखिए जो सब्जेक्ट है वो ये है कि प्रोबेशनरी रिक्रूटमेंट जो है वो इन्वॉल्व्स हायरिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉइज often and entry level position for a specific period where their skill and performance are evaluated। ये पीरियड जो है ये प्रोबेशन का होगा। इसमें एम्प्लॉयर के पास कर्मचारी को असेस करने का एक प्रक्रिया रहेगी और उसको कंफर्म करने के लिए बाद में एक सर्टन टाइम पीरियड होगा। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये कि जो नए रूल्स हैं उसमें ये गुजरात मॉडल नहीं होने वाला है। देखिए मैंने ही आपको बताया था सबसे पहले कि गुजरात के लिए कार्मिक विभाग का एक दल भेजा जा रहा है, वो गए थे, वहां से क्या लेके आए वो भी आपको बताया था। लेकिन राज्य सरकार गुजरात मॉडल को कॉपी नहीं कर सकती। उसकी एक वजह यह है कि गुजरात में एक तो 5 साल है, फिक्स सैलरी है, लेकिन गुजरात का जो 5 साल वाला मॉडल है वो कोर्ट में अपहेल्ड नहीं, कोर्ट में डिफेंड नहीं हो पाया है। जैसे हिमाचल सरकार कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को डिफेंड नहीं कर पाई थी, गुजरात अपने यहां जो ये मॉडल है इसको डिफेंड नहीं कर पाया है और इनका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अभी भी। तो इसीलिए जो मामला ऑलरेडी अंडर क्वेश्चन हो उसमें मुझे नहीं लगता कि सरकार उसमें जाएगी। तो अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि ये 5 साल होगा, 7 साल होगा, 2 साल होगा या 4 साल होगा, अभी क्लैरिटी नहीं है। तो जब तक देखिए एक बहुत बड़ा सबक ये होता है, जो लोग सरकारी सिस्टम में या तो एंट्री चाहते हैं या सरकारी सिस्टम में काम कर रहे हैं या जर्नलिज्म में हैं, जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं आए ऑर्डर के तौर पर, नोटिफिकेशन के तौर पर, तब तक उस पे भरोसा, जब तक उस पे ना उस पे कुछ कहा जा सकता है, ना उसको इलेबोरेट किया जा सकता है, ना गैस वर्क हो सकता है। तो अभी ना 5 साल है, ना 4 साल है, ना 7 साल है, कुछ नहीं है। जब डिसीजन होगा तब इसमें पता लगेगा, लेकिन एक फिक्स टाइम पीरियड रहेगा। ये बात क्लियर है। जो प्रोबेशनरी रिक्रूटमेंट की पॉलिसी आ रही है उसमें एक फिक्स टाइम पीरियड रहेगा, कितना होगा ये कुछ पता नहीं है। चौथी बात इसमें यह है कि इस ड्राफ्ट को डिस्कशन में अभी लॉ और पर्सनल के बीच में रखा गया है। 30 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट में इसको नहीं ले जाया जा रहा, क्योंकि कार्मिक विभाग अभी इतना रेडी नहीं है कि वो इसको उस तरह से ला सके। ये अभी तक की ये क्लैरिटी है। अब 2 तरह की चीजें इससे आगे आती हैं। कल की जो चिट्ठी है उसका इंपैक्ट क्या है, एक एक करके उस पर बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि जो अभी रिक्विजिशन गई हैं राज्य चयन आयोग या लोक सेवा आयोग में, उन रिक्विजिशन को रोकने के आदेश सरकार ने दिए हैं। इंस्ट्रक्शन है, ये सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन उनको रोकने को कहा है। नए रूल आएंगे, वो रूल पहले कैबिनेट से निकलेंगे, कैबिनेट से निकलने के बाद सभी विभाग अपने अपने यहाँ उनको नोटिफाई करेंगे, फिर नए सिरे से रिक्विजिशन भेजेंगे। जो पोस्ट ऑलरेडी राज्य चयन आयोग में हैं वो भी विड्रॉ होंगी और वो नए रूल्स के हिसाब से नए सिरे से जाएंगी और नए सिरे से एडवर्टाइज होंगी। एक बात हो गई। जिनकी अपॉइंटमेंट हो गई है उनका क्या होगा? मान लीजिए जो कॉन्ट्रैक्ट पे लग चुके हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेरी आई है अभी, और ये क्वेरी है जिनको न्यू अपॉइंटमेंट मिलनी है उनको भी क्या गुजरात मॉडल इंप्लीमेंट हो। देखिए पहले तो गुजरात मॉडल नहीं है, जो ये प्रोबेशनरी रिक्रूटमेंट मॉडल है ये बिल्कुल जो नई अपॉइंट होंगी वो सारे उसके तहत होंगे। एक क्वेरी का ये जवाब है। दूसरी क्वेरी है JOIT 939 में जिन लोगों की शिफ्टिंग हुई है बाकी बोर्ड निगमों में और जिनको जो पोस्ट दे दी गई है लेकिन अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, नियुक्तियां उनको अनुबंध आधार पर दी जाएंगी या उनके लिए भी नए नियम लागू होंगे, या ये पहले 6 महीने पहले जो उनसे पहले नियुक्त हुए थे उनको इनका ये कहना है कि उनकी नियुक्ति होगी या हम अभी इंतजार कर रहे हैं। तो जो पिछले कल की डेट के से पहले नियुक्तियां नहीं हुई हैं वो नियुक्तियां नहीं होंगी, आपको भी इंतजार करना पड़ेगा। और
ये इंतजार नए रूल्स के आने के बाद नए रूल्स के तहत नियुक्तियां होंगी। और तर्क ये दे रहा है कार्मिक विभाग कि हमने जो कर्मचारी एक्ट है वो 2003 से रिट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट से लागू किया है, इसीलिए जो रूल्स हैं उनको हम पिछली पोस्टों पर भी लागू कर सकते हैं। हालांकि लीगल पोजीशन क्या है वो आगे बात करेंगे। एक क्वेरी है, देखिए, भर्ती नियम 2025 अनुबंध कर्मचारियों पर प्रभाव, नियमितकरण संबंधी स्पष्टीकरण, ये मेरे लिए इन्होंने लिखा है। भर्ती नियम 2025 के तहत क्या पहले से कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों की सेवाएं प्रभावित होंगी? क्या अफवाहों के अनुसार 5 वर्ष का नियमितीकरण उनका होगा या अनुबंध कर्मचारियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा? कृपया इस बारे में बताएं। देखिए जी, पहले तो ये बात कि 5 साल अभी कंफर्म नहीं है, तो उसको जब आएगा तभी हम बता पाएंगे। दूसरी बात आपने जो पूछी है, जो प्रेजेंटली कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, यानी कि ज्वाइन कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, उन पर भी नए नियम लागू होंगे, क्योंकि कार्मिक विभाग कह रहा है हमने 2003 से ही इसको रिट्रोस्पेक्टिवली किया है, तो इसके भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होंगे। एक क्वेरी है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट को लेकर आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, उसमें लेक्चरर स्कूल न्यू की अपॉइंटमेंट हुई है अभी, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जिनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई है उनका क्या होगा? देखिए, 2 तरह की चीज़ें थी, और ये गलती भी लेक्चरर स्कूल न्यू अपॉइंटमेंट से हुई थी। कुछ सब्जेक्ट की अपॉइंटमेंट हो गई और कुछ को सरकार ने रोक लिया अप्रैल के बाद के लिए, वो अभी भी अटके हुए हैं। तो जिनकी हो गई है वो भी बदल जाएंगे नए रूल्स के हिसाब से, उनकी नए सिरे से होगी फिर, और जिनकी नहीं हुई है वो भी नए सिरे से नहीं आएंगे। तो अभी तक ये स्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग है पर्सनल डिपार्टमेंट में, क्योंकि आज जो मैं आपको बता रहा हूं वो पर्सनल डिपार्टमेंट से पूछने के बाद, डिस्कशन के बाद, ये चीज़ें लॉ में भी डिस्कशन के बाद चीज़ें ये आपसे बात हो रही है। एक क्वेरी है पोस्ट कोड 971 लाइनमैन की, और ये कह रहे हैं कि मैं लाइनमैन का कैंडिडेट हूँ और आप हमेशा तथ्यों के साथ बात करते हैं, तो मुझे एक चीज़ ये बताइए कि जो आज सरकार के नए नोटिस के बाद हम जैसे उम्मीदवारों में थोड़ी चिंता है। नोटिस में ज्वाइनिंग रोकने और कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने की बात कही गई है। कृपया करके ये बताएं कि हमारे लिए आगे क्या संभावनाएं हैं। 971 लाइनमैन आपके एक अच्छा, आपको हमें सूचना मिल सकती है, और देखिए हमारी ज्वाइनिंग में अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लग सकता है। मतलब 971 लाइनमैन, इनको भी ज्वाइनिंग नहीं मिली है, तो आपको भी टाइम लगेगा, क्योंकि पहले रूल्स बनेंगे, नोटिफाई होंगे, उसके बाद आगे बात बढ़ेगी, तो आपको टाइम लगेगा। और आपकी जो अपॉइंटमेंट है पर्सनल और लॉ डिपार्टमेंट के मुताबिक, जो सरकार का फैसला इसमें होने जा रहा है उसके मुताबिक, जिनको अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिली है उनको भी, जिनको मिल गई है उनको भी, उनका सब कुछ बदल जाएगा। सरकारी नौकरी की पॉलिसी ही चेंज हो जाएगी, तो दोनों इसमें प्रभावित होंगे। जिनको नौकरी मिली वो भी, जिनको नहीं मिली वो भी, जिनको नहीं मिली उनको अभी इंतजार करना पड़ेगा इस बदलाव का। तो ये अभी तक की जो क्वेरीज थी वो थी, लेकिन इसके साथ अब एक लीगल पोजीशन की बात करते हैं। देखिए, सरकार जो चीज़ें अभी करने जा रही है वो आपको पता है, फाइनेंशियल जो देनदारियां या बर्डन है उसको कम करने की कोशिश के तहत एक स्टेप है। लेकिन इसके बाकी इफेक्ट क्या हैं? पहली बात यह कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की अवधि 2 से आगे बढ़ेगी तो आपको ओल्ड पेंशन का इफेक्ट आएगा, क्योंकि ओल्ड पेंशन की एलिजिबिलिटी भी 10 से 25 साल तक खींचने की सिफारिश कैबिनेट सब कमेटी कर चुकी है। एक इफेक्ट ये है जो फ्यूचर में है, लेकिन इससे पहले एक और इफेक्ट है। जिस कर्मचारी एक्ट 2024 जिसको 20 फरवरी 2025 को लागू किया, इसके खिलाफ हिमाचल हाई कोर्ट में केस चल रहा है। ये कॉलेज कैडर से केस शुरू हुआ था, और मैंने आपको इसी बुलेटिन में बताया था कि अभी तक 1300 से ज्यादा पिटीशन इसके खिलाफ हो चुकी हैं, जिसमें मई महीने में इसमें एक सुनवाई होनी है, डेट पड़ी हुई है, और उस सुनवाई से पहले और पिटीशन जिसमें ऐड होती जा रही हैं। दूसरी तरफ सरकार इसको रिट्रोस्पेक्टिवली अगर लागू करेगी नई अपॉइंटमेंट के मामले में, तो एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन होता है लीगल पॉइंट का और लीगल स्टैंडिंग का, कि जिस पद को जिन शर्तों के तहत विज्ञापित किया गया है उस पद में उन शर्तों को अपॉइंटमेंट से पहले नहीं बदला जा सकता। आप उसमें और चीजें ऐड कर सकते हैं, अगर वो व्यक्ति या जो नियुक्त होने जा रहा है कर्मचारी वो प्रभावित नहीं हो रहा, वो ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, तो वो उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे वापस नहीं ले सकते। ये एक लीगल स्टैंडिंग है जनरल सेंस में, जो अब तक जितने
कोर्ट से केस होते हैं, लेकिन सरकार कह रही है हमने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लागू किया है और वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अभी लीगल स्क्रूटनी में है। मतलब 1300 पिटीशन अगर दायर हो चुकी हैं तो इसका मतलब वहां अभी लीगल पोजीशन उसकी देखी जाएगी, परखी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जब तक वो लीगल स्क्रूटनी नहीं होती, उसी पर हम रिट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट से जो भर्तियां हैं उनको प्रभावित कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है आने वाले दिनों में मुझे लीगल लड़ाई में उलझती हुई दिख रही है। तो इसमें खैर अदालत का काम बढ़ेगा, वकीलों का काम बढ़ेगा, उनको फायदा होगा और जो एम्प्लॉई हैं वो उलझेंगे बीच में। लेकिन पूरा जो ये बदलाव होने जा रहा है, ये बदलाव एक बार लीगल प्रोसेस से होकर ज़रूर गुजरेगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बैक डेट से करना मुश्किल होता है और अगर की जा रही हैं तो जो इसकी लीगल लड़ाई है वो एक तरह से वो भी परखनी होगी, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और किन किन चीज़ों को उसमें फिर देखा जाता है। कमेंट की मैं अगर बात करूं तो HPRCA भर्तियों को लेकर CL शर्मा कह रहे हैं, देखिए हमने ही आपको बताया था कि अप्रैल के लास्ट हफ्ते तक ये अपॉइंटमेंट आ सकती हैं, एटलीस्ट आवेदन आ सकते हैं, लेकिन अब नहीं आएंगे। कल की चिट्ठी जो जारी हुई है उसके बाद नए रूल्स बनेंगे, नए सिरे से चीज़ें होंगी। करुणामूलक पर अक्षय ठाकुर जी कोई अपडेट अभी तक नहीं है। NTT भर्ती को लेकर जो राज्य सरकार को फाइल गई थी परमिशन के लिए वो अभी तक आई ही नहीं है। ये आउटसोर्स की भर्ती थी वैसे, लेकिन अभी तक आई नहीं है। कॉलेज कैडर रेगुलराइजेशन ऑर्डर कब तक आएंगे? लखवीर सिंह धीमान जी, इसको लेकर विभाग काम कर रहा है अभी, लेकिन अभी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है तो इसका इंतज़ार थोड़ा करना होगा। स्कूल लेक्चरर के मामले में भी यही है कि केवल अभी डॉक्टर हुए हैं आयुर्वेद और दूसरे, बाकी अभी भी सारे इंतज़ार कर रहे हैं। आगे जो एक कह रहे हैं रिटायरमेंट एज नहीं बढ़ानी चाहिए बल्कि 58 से घटाकर 55 करनी चाहिए। देखिए अभी जो समस्या है वो है पेंशन की लाइबिलिटी टालने की, क्योंकि आप देख सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में पहले महीने में ही 2200 करोड़ लोन लेना पड़ा है। तो आगे आप समझ लीजिए पेंशन और वेतन का खर्चा सरकार को किस तरह से, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट इस साल मिनिमम है, एवर मिनिमम है, पिछले 5 सालों में सबसे कम है। तो इसीलिए इस तरह के जो एक्सट्रीम स्टेप हैं वो देखने पड़ रहे हैं और ये परमानेंट डिसीजन नहीं है, सिफारिश जो है वो लिमिटेड पीरियड के लिए है। प्रशासनिक उलझन में सरकार, पता नहीं आप किस तरह से कह रहे हैं, लेकिन जो तबादलों को लेकर बात है तो वो हमने आज आपको बता दिया। कॉलेज कैडर की बात हो गई, नई पॉलिसी कब तक आएगी राहुल मल्होत्रा पूछ रहे हैं। देखिए दोनों डिपार्टमेंट आपस में डिस्कस कर रहे हैं। 30 अप्रैल को अगर कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें पॉलिसी नहीं है, उससे अगली कैबिनेट में ये पॉलिसी आ जाएगी। जो रेगुलर हुए उनका क्या होगा, प्रदीप घोष कह रहे हैं। देखिए अभी तक जो बात हो रही है वो कॉन्ट्रैक्ट नियुक्तियों की हो रही है। जो रेगुलर हो गए, जिन पे रेगुलर सारी चीज़ें लग गई हैं, उनको लेकर अभी तक कुछ भी चीज़ें चेंज होंगी, इसको लेकर अभी कोई सिग्नल इस तरह का नहीं है। कैबिनेट मीटिंग कब होगी मैंने बता दिया, करुणामूलक हो गया, रेगुलर वाली बात हो गई। इंटर डिस्ट्रिक्ट तबादले होंगे या नहीं, जगपाल शर्मा कह रहे हैं। जिस तरह से सरकार की अप्रोच है उस तरह से होते हुए लग तो नहीं रहे, क्योंकि पिछली बार भी जो हुए थे उनको रेगुलराइजेशन में बड़ी दिक्कत आई थी। हायर ग्रेड हायर ऑर्डर का क्या है पता नहीं, आप क्लैरिटी नहीं है इसमें, कैबिनेट मीटिंग की बात बता दी आपको। और बाकी जो JBT सितंबर 2024 में जो ज्वाइनिंग हुई है उनके कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? उनका कॉन्ट्रैक्ट बुद्धि सिंह जी नए रूल्स के हिसाब से एक्सटेंड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट तो खैर अब है ही नहीं, तो उनको नए रूल्स के हिसाब से आगे आना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। ये आज के जो प्रमुख जो कमेंट्स थे वो भी मैंने आपके साथ ले लिए, और जो लोगों ने पहले कुछ क्वेरीज पूछी थी वो भी हमने आपको अलग से बता दी हैं। इसलिए कोई और अगर अंडरस्टैंडिंग का इशू हो, जो क्लैरिटी के साथ आप नहीं समझ पाए हों, जो बातें आज हमने की, इसको लेकर कल आप दिव्य हिमाचल में खबर भी पढ़ सकते हैं। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।